तो आज का इस क्लास में हम लोग का मैटर ऑफ डिस्कशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में, जहां पर हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में जाने, जहां पर सोल प्रोप्राइटर के फीचर्स के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस के बारे में, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में। तो जानने से पहले कुछ मैं ओरली आपको बता दूं तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिली बिजनेस होता है जो एक परिवार के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि उस फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सारे लोग मिलके उस बिजनेस को चलाते हैं और जितने भी मेंबर हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होते हैं। यानी कि सर परिवार में जितना भी फैमिली मेंबर है सब क्या मेंबर होते हैं? यस। वो फैमिली जो एक बिजनेस रन कर रही है ज्वाइंटली, तो उस बिजनेस के जितने भी, उस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उस बिजनेस के मेंबर हो जाएंगे। तो सर इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अगर सब कोई मेंबर है तो सब कोई डिसीजन लेगा, और सब कोई डिसीजन लेगा तब तो प्रॉब्लम वाली बात है। फैमिली में तो सर छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, तो क्या छोटे बच्चे भी मेंबर होते हैं? तो यस, फ्रॉम द बर्थ, जब फैमिली में कोई बच्चा जन्म ले लिया, एक फैमिली है और उस फैमिली का कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, तो अगर कोई बच्चा जन्म भी लेता है तो भी वो मेंबर हो जाता है, यानी कि फ्रॉम द बर्थ ही बिकेम द मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, दैट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो सर छोटा बच्चा कैसे डिसीजन लेगा? बात सही है भाई। तो इस केस में क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होते हैं, यानी कि जिनको आप ताऊ कह सकते हैं, जो सबसे एजेड पर्सन है, जो सबसे बड़े हैं, उनके पास राइट होता है कि वो सारा डिसीजन ले। यानी कि सारे मेंबर का पार्टिसिपेशन तो होगा, चाचा का, दादी का, है ना, पापा का, मम्मी का, भाई बहन, सबका पार्टिसिपेशन होगा, मगर फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? दादाजी। मान लीजिए अगर फैमिली में कौन है, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा हैं, है ना, और दादा दादी हैं और बच्चे हैं, तो सबसे मेन फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? फाइनल डिसीजन कौन लेंगे? कर्ता लेंगे। और कर्ता किनको बोला जाता है? कर्ता बोला जाता है, कर्ता किनको बोलते हैं? वो उनको जो सबसे एजेड पर्सन होते हैं। सबसे एजेड पर्सन कहने का मतलब कि जो सबसे बड़े होते हैं और फैमिली में सबसे बड़े होते हैं। जो बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर का होना जरूरी है। फैमिली में मिनिमम 2 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। तो आई होप कि आपको एक रफ आइडिया मिला होगा, और चलिए अब डिस्कस करते हैं कि और क्या बातें हो रही है। The business carried out by the member of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. The business carried out by the member of Hindu undivided family, वो हिंदू फैमिली बिजनेस जो अनडिवाइडेड है, यानी कि चाचा दादा पापा सब एक साथ रहते हैं, तो उनके द्वारा जो बिजनेस चलाया जाता है उसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट। इस तरीके का बिजनेस कंपनी एक्ट के तहत नहीं चलता है। जैसे सोल प्रोप्राइटर के लिए तो कोई एक्ट नहीं है, मगर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद कंपनी के लिए कंपनी एक्ट है, मगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के लिए आपका अलग एक्ट है, गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ अलग होता है, मुस्लिम लॉ अलग होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हिंदू लॉ के तहत ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट किसकी बात करता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में बात करता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या पावर है, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है ना। तो बेसिकली अभी तक हम लोग क्या जाने कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वो फैमिली बिजनेस होता है जो
हिंदू फैमिली के द्वारा चलाया जाता है जो कि अनडिवाइडेड है। देयर आर टू कंडीशन, दो कंडीशन होता है। पहला क्या है, मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी इन देयर फैमिली, कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए, और एग्जिस्टेंस ऑफ सम एसेंस है ना एसेंट्रल प्रॉपर्टी, कुछ पारिवारिक होता है ना, पौराणिक प्रॉपर्टी, परिवार का जो प्रॉपर्टी होता है, खानदानी प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, एसेंशियल प्रॉपर्टी, उनका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। द एसेंशियल प्रॉपर्टी इज एन इनहेरिटेड by the male member of Hindu undivided family. The member who share the essential property, who are entitled to get share in the profit of the joint Hindu family, are known as co-partner. देखो इतना जो लंबा चौड़ा दिया है इसको सरल शब्द में बता देते हैं। जैसे फैमिली में दादाजी हैं, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं। तो जो सबसे बुजुर्ग हैं, दादा है दादी है, मगर सबसे बुजुर्ग कौन है, दादाजी है। तो दादाजी जो है सब कुछ कंट्रोल करेंगे और बाकी के जो मेंबर हैं वो भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो सबसे एजेड पर्सन है उसको बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। और कर्ता ही सारा मेजर डिसीजन लेता है। और बाकी के जो मेंबर हैं, मम्मी पापा चाचा चाची बेटा बेटी भाई भगना भतीजा जो भी है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, को पार्टनर। क्या कहलाएंगे, को पार्टनर। यानी कि जितने मेंबर हैं सब को पार्टनर, और जो सबसे हेड है, जो सबसे एजेड है, उनको क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। और कर्ता ही सारा डिसीजन लेते हैं। बस आगे बढ़ते हैं फीचर्स के बारे में, है ना। फीचर्स आपको इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ फीचर ही पढ़ना है। तो सबसे पहला फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहने का मतलब कि सर ये स्टार्ट कैसे होता है। तो बाबू फॉर्मेशन के लिए कम से कम आपको बताया गया कि 2 मेल मेंबर होने चाहिए, 2 मेल मेंबर होने चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं चलता है, ये चलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। तो 3 बातें आपको ध्यान में रखना है फॉर्मेशन में। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मिनिमम 2 मेल मेंबर आर रिक्वायर्ड, भाई मेंबर होंगे तभी तो बिजनेस चलेगा ना। और लास्ट क्या कह रहा है कि एसेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी कि कुछ खानदानी प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में बिजनेस चला सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में बिजनेस चलाएं, क्योंकि उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो ये एक अच्छी बात है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी at least 2 male member in the family and essential property to be inherited by them. Business do not require any agreement or as member by birth. It is governed by Hindu Succession Act 1956. तो आप ये एक्ट याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, है ना। अंडर विच एक्ट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, 1956 जरूर याद रखेंगे। अच्छा, लाइबिलिटी की बात करें। लाइबिलिटी कहने का मतलब कि भाई बिजनेस चल रहा है तो कल को प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, और मान लो कल को बिजनेस बंद होता है तो किसका लाइबिलिटी लिमिटेड है, किसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना। आपको ये बात करना है। तो आप यहाँ पर देखें 2 तरीके के बंदे हैं, एक है कर्ता, कौन है, कर्ता, और एक है को पार्टनर, को पार्टनर, है ना। कर्ता कौन है, जो हेड है, जो सबसे एजेड पर्सन है, जो ताऊ है। तो ताऊ जो है वो सारा डिसीजन ले रहे हैं। देखिए को पार्टनर का पार्टिसिपेशन होगा, को पार्टनर के बिना बिजनेस तो चलेगा नहीं, मगर फाइनल डिसीजन में मुहर कौन लगाएगा, फाइनल डिसीजन में मुहर लगाएंगे कर्ता। यानी कि कर्ता एक बार बोल दिए फाइनल तो फाइनल,
और कर्ता बोल दिए डील कैंसिल तो डील कैंसिल, को पार्टनर नाक रगड़ते रह जाए, इट डजंट मैटर, है ना, कर्ता का ही मेजर रोल होता है। अब यहाँ पर देख रहे हो, मान लीजिए सारे लोग सही डिसीजन ले रहे थे मगर कर्ता कोई गलत डिसीजन लिया और उसके कारण पूरे बिजनेस को ना लॉस हो गया, क्योंकि भाई फाइनल कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, कर्ता, कर्ता का साइन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है और मैं उससे बिजनेस डील करना चाह रहा हूँ, तो को पार्टनर मान गए, बहुत अच्छी बात है, मगर जब तक कर्ता नहीं मानेंगे तब तक मेरा डील फाइनल नहीं होगा, और कर्ता का साइन होना वहां पे जरूरी है। तो तुम देख रहे हो कि ज्यादा मेजर रोल प्ले कौन कर रहा है, कर्ता, और कर्ता का ही डिसीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो इसलिए कर्ता का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, क्या है, अनलिमिटेड, और को पार्टनर का लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। अब इसका मतलब समझिए थोड़ा, लिमिटेड है, इसका मतलब ये है कि अगर कल को बिजनेस में लॉस होता है, कल को बिजनेस में लॉस होता है और बिजनेस बंद करना पड़ गया, बिजनेस अगर बंद करना पड़ रहा है तो देखो बिजनेस तो बंद होगा ही, साथ ही साथ सब में सबका एक पर्सनल प्रॉपर्टी भी होगा, हर मेंबर का अपना अपना प्रॉपर्टी होगा। मान लीजिए सारे मेंबर के पास पर्सनल प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए का है, मान लेते हैं कर्ता का भी 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है और जितने भी मेल मेंबर फीमेल मेंबर है सबका 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर्सनल, बिजनेस के अलावा। बिजनेस में लॉस हुआ कितने का, 10 लाख रुपए का, बिजनेस में 10 लाख रुपए का लॉस हुआ और टोटल 5 मेंबर हैं, फैमिली में मात्र 5 ही मेंबर है, ये भी आप मान लो। तो 5 लाख रुपए, ये जो 10 लाख का लॉस है पांचों लोगों के बीच में बढ़ जाएगा। अच्छा, अब प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो भी पैसा आया उस केस में अगर इनसफिशियंसी होता है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद, बिजनेस को प्रॉपर्टी बेचने के बाद, पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी बेचने के बाद फिर भी लायबिलिटी जो है अभी भी 10 लाख रुपया पे करना बाकी है, मतलब बिजनेस का सारा एसेट्स बेच दिए, सारा लायबिलिटी कैलकुलेट किए तो पता चला लायबिलिटी है 50 लाख रुपीज का और एसेट्स है 40 लाख रुपीज का। तो भाई एसेट्स बेच के तो 40 लाख रुपया ही आ रहा है, मगर पेमेंट कितना करना है, 50 लाख रुपया। तो पर्सनल प्रॉपर्टी कर्ता का लायबल हो जाएगा मगर को पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा। मतलब कि को पार्टनर यानी कि जितने मेंबर हैं उनका 1 करोड़ का जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सेफ है, मगर बाकी जो कर्ता का जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना पड़ जाएगा और बेच के 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। बात समझे, यानी कि कर्ता का प्रॉपर्टी 1 करोड़ का था, 10 लाख रुपया उसको पे करना पड़ जाएगा, तो बचेगा कितना उसके पास, 90 लाख रुपए का प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा। तो इस एग्जाम्पल से यही समझाने का कोशिश कर रहे थे कि लायबिलिटी की बात करें तो कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है और को पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। कल को इन केस अगर किसी भी तरीके का लॉसेस होता है तो कर्ता का लायबिलिटी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल होगा मगर को पार्टनर का पर्सनल लायबिलिटी प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा, है ना, यही है आपका फंडा। तो चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। The liability of कर्ता is unlimited whereas the liability of the other member मतलब co-partner of the joint Hindu family is limited. Business is limited up to their share in the business. The कर्ता liability is unlimited, so the personal assets can be able to use for paying back the debts of the business. क्योंकि उसका प्रॉपर्टी लायबल है इसलिए उसको पेमेंट करने के लिए देना पड़ जाएगा अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा फीचर है कंट्रोल। कंट्रोल की बात करें तो आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हो, कंट्रोल यहाँ पर फाइनल डिसीजन किनका होता है, कर्ता का, और बाकी की सारे को पार्टनर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या कह रहा है, द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं।
और ओनली द कर्ता हैज द लीगल राइट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर। और आप देख पा रहे हैं सिर्फ कर्ता के पास ही लीगल राइट है कि वो आउटसाइडर के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कर सके, यानी कि डील फाइनल कर सके। He only takes all the decision of the business, सारा डिसीजन कौन लेते हैं? सिर्फ कर्ता। अदर मेंबर have no right to take decision in the management of the joint Hindu family business। देखिए, नो राइट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उनको काम करना नहीं दिया जाता है या फिर काम करने नहीं दिया जाता है या फिर उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है, किया जाता है, मगर फाइनल डिसीजन किसका होता है? कर्ता का होता है। कर्ता अगर हाँ बोलेंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं। लास्ट क्या कह रहा है? माइनर मेंबर। माइनर मेंबर कहने का मतलब सर माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम उम्र का है। तो आपको पता है कि कोई भी बंदा 18 साल से कम उम्र का है, कोई बच्चा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता यानी कि किसी भी तरीके का बिजनेस डीलिंग नहीं कर सकता अकेले, है ना। तो इन दैट केस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है, और चूंकि फैमिली का मेंबर है तो वो बिजनेस का भी मेंबर है ना। तो यहाँ पर वो माइनर वाला तो है, मगर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि माइनर जो है, छोटा बच्चा फैमिली का बिजनेस का मेंबर नहीं कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मेंबर कहलाएगा फ्रॉम द वेरी बर्थ। तो इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस a child become the member by birth only, so there is no restriction for minor to become the member of the business। बिजनेस का मेंबर बनने के लिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर को इग्नोर किया जाता है, मतलब माइनर वाला कंडीशन इग्नोर करते हैं, यानी कि फैमिली का पार्ट है, फैमिली में जन्म ले लिया, मेंबर बन गया, बस और कुछ नहीं। कट एंड क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आपका फीचर्स खत्म, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बस आपको इतना ही पढ़ना। एक छोटा सा नोट है, ये देख लो आप, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम आपको नोट ओरली बता देते हैं। पहले क्या होता था ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 6 में, कि फीमेल मेंबर को राइट नहीं दिया जाता था, यानी कि फीमेल मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है। 1956 में ये लॉ बना था, तो 1956 के तहत बना होगा, उस समय का कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, मगर आज के डेट में मेल फीमेल आर इक्वल। तो दिसंबर 2004 में एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, और हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या आया? अमेंडमेंट आया, अमेंड किया गया, मतलब चेंज किया गया। और अमेंडमेंट में यही किया गया कि वोमेन को भी उतना ही राइट दिया जाए जितना मेल मेंबर को राइट मिलता है, वोमेन को भी उतना ही राइट मिले जितना मेल मेंबर को राइट मिलता है। यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि भाई फीमेल मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मगर 2004 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में करेक्शन किया गया, अमेंडमेंट किया गया कि women will also be given equal right as the male member are given, same as the male member are given। बस यही बात यहाँ पे लिखा हुआ। तो देखो क्या कह रहा है। On December 2014, a bill was passed in the parliament to amend the Hindu Succession Act। In this amendment मतलब क्या होता है? चेंज, बदलाव। रूल्स एंड रेगुलेशन में जब चेंजेस लाते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। वुमेन आर गिवन इक्वल राइट इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उनको इक्वल राइट दिया जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और इसी के साथ सेशन ओवर करेंगे। मिस्टर सुमित ग्रोवर ओन्स एन एसेंशियल हाउस इन गोवा। एक खानदानी इसका घर है गोवा में। On the advice of his friend, he converted it into hotel after renovation। गोवा में घर था तो भाई उसको रेनोवेशन करके होटल बना दिया। होटल was running smoothly and revenue from the hotel helped to increase his income। होटल अच्छा चल रहा था और
होटल से जो पैसा आ रहा था, रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या, रूम का जो रेंट आ रहा होगा वगैरह वगैरह, बहुत अच्छा इनकम उसका हो रहा था। ऑन हिज डेथ द प्रॉपर्टी दैट इज होटल वाज इनहेरिटेड बाय 3 सन। चूंकि सुमित जी का देहांत हो गया, उनके 3 बच्चे थे। इल्डेस्ट कौन था, राज, सेकंड वाला कौन था, समीर, एंड यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन था, राहुल। ठीक है। हु कंटिन्यूड द बिजनेस एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए, पिताजी पहले अकेले चला रहे थे, खानदानी प्रॉपर्टी था, होटल में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर सुमित जी का जब डेथ हुआ तो उनका तीनों बेटा मिलके बिजनेस चला रहा था, मतलब बिजनेस को तोड़ा नहीं। बात समझ में आ रहा है, कंडीशन पूरा क्लियर है। नेम द लॉ विच गवर्न द हिंदू फैमिली बिजनेस। तो कौन सा हो जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। Who among the 3 brother has the right to control the business। अब बताओ तीनों के बीच में किसके पास राइट है, तो पिताजी तो रहे नहीं, तो सबसे बड़ा बेटा कौन है, राज। तो राज जो है वो पूरा बिजनेस कंट्रोल करेगा। तो कैसे जवाब देंगे, इल्डेस्ट सन राज हैज द राइट टू कंट्रोल द बिजनेस एज ही विल बी कॉल्ड एज कर्ता, क्योंकि इल्डेस्ट है तो भाई इसको कर्ता बोला जाएगा और कर्ता ही सारा डिसीजन लेता है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ 3 ब्रदर। लायबिलिटी की बात करें तो राज चूंकि करता है तो उसका लायबिलिटी होगा अनलिमिटेड, एंड समीर और राहुल जो बंदा है, समीर और राहुल जो है, इनका लायबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड, क्योंकि वो को पार्टनर है। ठीक है। तो राज कर्ता विल बी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, समीर एंड राहुल विल हैव लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, और इस सेशन में हम लोगों ने फाइनली चर्चा किया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, और पिछले क्लास में हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में डिस्कस किए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं।